हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस नेट एजुकेशन। मेरा नाम दिव्या सोनी है। हमारी सीरीज चल रही थी यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें 2020 के मैं क्वेश्चंस करा रही थी। 17 अक्टूबर को जो कॉमर्स का पेपर हुआ था, जिसमें फर्स्ट पारी एंड सेकंड पारी के मैं यूनिट वाइज एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो करा रही हूँ, जिसमें मैंने इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस करा दिए दोनों पारियों के। आज सेकेंड यूनिट में बात आती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कैसे क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व कैसे करना है वो इस वीडियो में बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज मंथली कंज्यूम 1350 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ 20 पर यूनिट, डिटरमाइन इट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है EOQ इक्वल्स टू रूट 2AO मल्टीप्लाई बाई C मतलब कि कैरिंग कॉस्ट। तो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो उसका पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन द ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी है 2400 रुपये एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बीइंग 30% ऑफ द प्राइस। तो इसका सोल्व कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई A मतलब इसका है एनुअल रेट एंड O मतलब ऑर्डर क्वांटिटी हमारे कितने थे? 1350 यूनिट्स और रुपये कितने थे? 2400 मल्टीप्लाई बाई कितने कैरिंग कॉस्ट थी? 20 रुपये पर 30%। तो ये जब सोल्व आउट करेंगे ना तो हमारे आएंगे आंसर 3600 यूनिट्स। तो 3600 यूनिट्स कौन से है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आता है मैच लिस्ट विथ लिस्ट टेकिंग। अब है ना, नेट में आजकल क्या होता है, यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। क्वेश्चंस कभी मैच द लिस्ट में पूछे जा रहे, कभी एसर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे। तो मैच द लिस्ट में कि अगर आपको अगर मैच द लिस्ट के चारों चीजें नहीं पता होता तो आप एक ऑप्शन से भी आंसर सही कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन से। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो देख सकते हैं ए में फोर्थ और बी में सेकंड। ए में फोर्थ और बी में सेकंड किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। और सी रेशियो एनालिसिस इन्वेंट्री किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग प्लानिंग से रिलेटेड। और जिस सिस्टम किससे रिलेटेड? जिट है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये सी में फर्स्ट और डी में थर्ड। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ये आप लोग है ना, मतलब अगर चारों ऑप्शन आपको नहीं आते तो आप एक ऑप्शन से भी अंदाजा लगा के कर सकते हैं। इस प्रकार ये आगे का क्वेश्चन भी देखो कैसा क्वेश्चन आया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ऑप्शन आंसर होगा इट कैन बी फॉर्म्ड विद मिनिमम ऑफ 2 इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट देयर नॉमिनीज। तो ये होता है हमारा लिमिटेड। LLP किसको बोलते हैं कि मिनिमम ऑफ 2 इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट देयर नॉमिनीज होने चाहिए। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है इट इज फॉर्म स्पेसिफिक वेंचर होना चाहिए और पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और पार्टनरशिप तो किसको पता है? आपको पता ही है, इट इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि 2 कंपनी, ए पार्टनर इज बोथ एन एजेंट और प्रिंसिपल इन ए पार्टनरशिप फर्म। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो ए का फर्स्ट, बी का भी सेकंड और सी का थर्ड और डी का फोर्थ। इस प्रकार हमारा आंसर नंबर और जो ऑप्शन है वो फर्स्ट राइट हो जाए। इसको हम कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं? इजी वे में कि अगर आपको पार्टनरशिप के बारे में पता है कि पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, इट इज द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर म्यूचुअल एजेंसी का आता है ए पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड, तो इसका एजेंट का नाम आते ही, एजेंट एंड पार्टनरशिप का नाम आते ही फोर्थ आ जाता है। तो थर्ड एंड फोर्थ किसमें? 2 में है। अब देखना है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप किस मतलब क्या आता है? पर्टिकुलर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो पार्टनरशिप होती है, स्पेसिफिक वेंचर होता है। तो बी में आएगा सेकंड। तो इस प्रकार हमारा आंसर नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आता है द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इट इज अंडरलाइंग बेसिस। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंपनी जो है चल रही है, मतलब कि उसको भी उसका शट डाउन करने का या उसको अमालगमेशन करने का कोई भी अभी इरादा नहीं है। तो इसका किससे रिलेटेड है, मतलब किसके बेसिस पे है? डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, या फिर मतलब डिस्क्लोज नहीं कर, तो ये थोड़ी ना होगा गोइंग कंसर्न में। गोइंग कंसर्न में तो ये है कंपनी अभी रन कर रही है उससे रिलेटेड है। तो डिस्क्लोज थोड़ी ना करनी है मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज की, क्यों करेंगे? कंसोलिडेटिंग द अकाउंट ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज विद दोज ऑफ पेरेंट कंपनी, ये भी नहीं हो, कंसोलिडेशन भी नहीं होगा क्योंकि कंपनी तो अभी चल रही है। डेप्रिसिएटिंग फिक्स्ड एसेट और देयर यूजफुल लाइफ्स, मतलब कि जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको हमें डेप्रिसिएट निकालना पड़ेगा ताकि उसकी जो लाइफ्स है वो अच्छे से चल लगे। तो ये हम क्या
करते हैं, गोइंग कंसर्न में करते हैं। जब कंपनी रन करती है तब हम फिक्स एसेट क्या करते हैं, उसमें डेप्रिसिएट करते रहते हैं, साल दर साल कितना डेप्रिसिएट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्लोज द सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन इनकम, ये भी नहीं करते, ये तो डिस्क्लोज सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग ये तो हम जब लास्ट में जब कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है तब करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल कवर्स। अब कॉस्ट मटेरियल्स में मतलब मटेरियल्स के लिए कॉस्ट ऑडिट में क्या क्या कवर होता है। गुड इनवर्ड प्रोसीडर, एग्जैक्टली ये तो होगा ही होगा क्योंकि गुड्स है वो इनवर्ड आएगी, तो मटेरियल्स जो है तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरी, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिट की। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड भी नहीं होगा क्योंकि हमारी बात हो रही है मटेरियल की। अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप, वेस्टेज एंड मटेरियल ट्रांसफर, मटेरियल ट्रांसफर की बात है तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, यह भी नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए और सी, ए और सी किस में है, ए और डी, ए और डी है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। इन द absence of any provision in the partnership deal, only a working partner is entitled to remuneration, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी है तो वर्किंग पार्टनर के मतलब किसी भी पार्टनर को रेमुनेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो वर्किंग का पार्टनर भी क्यों ना हो। एनी फर्म विच अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट हैज नो गुडविल, ये तो सही है कि अगर एक फर्म को अगर गुडविल नहीं भी मिली है लेकिन उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट से जो बियॉन्ड में जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं हम गुडविल, लेकिन गुडविल तो बाद में मिलती है, पहले हमें क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बिजनेस ऑफ फर्म मस्ट बी कैरिड ऑन बाय द पार्टनर्स, ऑन बाय द ऑल पार्टनर्स। जरूरी नहीं कि बिजनेस ऑल पार्टनर्स कैरी कर सकते हैं, एक पार्टनर हो तो भी वो चल सकता है बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म शैल बी पेड इफ देयर आर प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तभी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, नहीं। अगर आपको लॉसेस की कंडीशन भी हो तो आपको, अगर आपने लोन लिया तो आपको उस पर इंटरेस्ट तो बैंक को देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड है, वो राइट हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन में आते हैं, व्हेन करंट रेशियो इज 2:1 इक्वल इंक्रीज इन करंट एसेट्स, कि अगर हमारा करंट एसेट्स रेशियो है 2:1 है तो इस प्रकार करंट एसेट्स कितनी है, 200 और करंट लायबिलिटीज 100 ही। अगर इसमें इंक्रीज किया दोनों में इक्वल, तो दोनों में इक्वल मतलब कि इसमें 300 किया और इसमें 200 किया, तो हमारा करंट रेशियो कैसे होगा, 300 डिवाइडेड बाई 100, 200, तो 1:5। तो पहले तो हमारा 2 था, अब क्या हुआ 1, तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है करंट रेशियो में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। एंड एक्टिविटी रेशियो फॉर्म इज 80% एंड कैपेसिटी रेशियो इज 120%, फाइंड आउट द एफिशिएंसी रेशियो। अब एफिशिएंसी रेशियो के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला होता है कि कैपेसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। तो हमें एक्टिविटी तो पता है, अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, एफिशिएंसी रेशियो, तो क्या करना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे कि 80 मतलब एक्टिविटी रेशियो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेशियो 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 16:67%। तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये राइट हो जाएगा। अब देखते हैं, ए कंपनी परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर ए सम ऑफ ₹60,000. The retail price index on the date was 150. What is the value of machinery according to CPP method on 31 दिसंबर 2015 when the price index was, मतलब कि जब हमारा 60,000 तो कब था, जब हमारी प्राइस थी, प्राइस इंडेक्स था 150, लेकिन अब प्राइस इंडेक्स है 200। तो आंसर होगा हमारा 80,000। तो 80,000 किस में, ऑप्शन नंबर 3 में। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है। इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, कि अगर जब इंटरेस्ट पे नहीं होता है तो इसका ऑप्शन किस में आता है, इसका आएगा इनएफिशिएंट
कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। जब रिसीवेबल के पास कलेक्शन नहीं होता है तब हमारा क्या होता है, इनएबिलिटी टू प्ले, कि इंटरेस्ट हम जब एक रिसीवेबल के पास कलेक्शन नहीं होता है, पर्टिकुलर जो अमाउंट का कलेक्शन नहीं होता है, तो वो इनेबल होगा इंटरेस्ट को पे करना। और लिक्विड क्राइसिस किससे रिलेटेड है, करंट रेशियो से। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन वाइज कि बी में क्या दे रखा है, फर्स्ट, और बी में फर्स्ट किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है, और ए का थर्ड। तो इस प्रकार हम ऑप्शन सभी काट के ये कर सकते हैं। आगे के हमें ऑप्शन देखने की भी दी नहीं, क्योंकि अगर हम टाइम अगर बचाना है तो आगे ऑप्शन देखने की भी जरूरत है, तो फिर भी हम भी ये सोल्व कर सकते हैं। इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल किससे रिलेटेड है, ये है डेटर टर्नओवर रेशियो से। कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल किससे रिलेटेड होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो। रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर फंड बीइंग मच हायर देन द ओवरऑल कॉस्ट डेप्ट, तो ये किससे रिलेटेड होगा, ये होगा कवरेज रेशियो से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, क्या गलत है इसमें। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, नहीं, पार्टनर कभी बाउंड नहीं होता है कैरी ऑन द बिजनेस, तो ये क्या होगा, हमारा गलत होगा। वेयर ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब बाई हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल वेदर और नॉट देयर आर प्रॉफिट, कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी हुआ है तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा कि नहीं, कि कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कैसे पे हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एन आउटगोइंग पार्टनर हैज ए राइट टू क्लेम ए शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट, मतलब कि एक आउटगोइंग जो पार्टनर जिसका रिटायरमेंट हो रहा है या कोई जो मतलब जा रहा है कंपनी से, तो उसको शेयर, उसका शेयरिंग का कब तक होता है, उसका शेयरिंग का होता है जब तक कि अकाउंट इज फाइनली सेटल नहीं होता, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। ए पार्टनर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, मतलब कि एक पार्टनर जा सकता है, मतलब कंपनी से अगर बाहर जाता है तो वो कंसेंट करता है कि ऑल द पार्टनर, ही ऐसा नहीं है। एक पार्टनर मतलब जो पार्टनर जाने वाला होता है उसको खुद को राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से फर्म को छोड़ के जा सकता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो हमें कौन सा फॉल्स ऑप्शन देख लेते हैं, फॉल्स ऑप्शन कौन से है, ए बी एंड डी, और ए बी डी किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए लिमिटेड हैज ए शेयर कैपिटल ऑफ 5000 इक्विटी शेयर, 5000 रुपये का इक्विटी शेयर है, कितने रुपए का है, 100 रुपये ईच, हैविंग ए मार्केट वैल्यू 150%। द कंपनी वाज टू रेज एडिशनल फंड, मतलब एक कंपनी को एडिशनल फंड चाहिए 1,20,000 रुपये का। ऑफर्स टू एग्जिस्टिंग से, वो एग्जिस्टिंग जो कंपनी के एग्जिस्टिंग जो पुराने शेयर होल्डर है उनको ऑफर करती है कि आप राइट इश्यू करो, राइट टू अप्लाई द न्यू शेयर आप इश्यू करो 120 रुपये फॉर एवरी 5 शेयर, एक मतलब हर 5 शेयर पे आप 120 रुपये का शेयर इश्यू करो। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ राइट, मतलब राइट इश्यू की आप वैल्यू क्या होगी, तो इसमें देखते हैं कि पहले कम प्राइस थी 150 और वो राइट इश्यू को मतलब कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हैं आप 120 में करो, तो हमारा आ जाएगा 30 रुपये। 30 रुपये किस पे है, 5 पर शेयर, तो 5 पर शेयर, तो जिसमें हमारा राइट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन आता है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट and losses in ratio of 3:2. The admit Z as a new partner with 1/5 share in the profit. Calculate the new profit sharing ratio. अब new profit sharing ratio हमें कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं कि माना x एंड y, x:y का रेशियो कितना है, 3:2, और न्यू पार्टनर का क्या है रेशियो, z का, तो 1/5। माना कि रेशियो है जो मतलब कि टोटल है वो है 1, और रेमुनरेशन कितना मिल रहा है, 4/1 माइनस 1/5, जिससे कि रेमुनरेशन मिल रहा है 4/5, जिसमें x का रेशियो कितना बन रहा है, x का रेशियो बन रहा है 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, जिससे कि 12 डिवाइडेड बाई 25, और y का 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 8 डिवाइडेड बाई 25, और z का कितना है, z का है 1/5, तो इसका हो जाएगा 5/25। तो इसको सबको साथ में लिखते हैं,
12 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 25 प्लस टू 5 डिवाइडेड बाई 25। इस प्रकार हमारा रेशियो बन जाएगा 12:8:5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑप्शन किस में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो हम 11th में ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस रहता है। प्रोसेस रहता है, पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, तो ये तो आ जाएगा फर्स्ट। फिर सेकंड करता है जर्नल, हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, और जर्नल से क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, P&L एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर बनाते हैं उनको ड्राइविंग मीनिंगफुल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस, फिर हम बिजनेस का डिसीजन लेते हैं। तो फर्स्ट पहले क्या आएगा, BAC, किस में आ रहा है, BADCNE, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स। और प्रोसेस मतलब कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो माल जाता है वो कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है। तो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन तो वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है। फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ये भी नहीं होता। ऑयल रिफॉर्म्स हो सकता है। ऑयल रिफॉर्म्स कैसे होता है कि हम कच्चे माल से जो ऑयल बनाते हैं, जो तेल बनाते हैं, तो एक प्रोसेस से होकर दूसरे प्रोसेस से गुजरती है, तो उसकी कॉस्टिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो हमारा डी है, ओनली डी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन। अब करेक्ट इक्वेशन किसका पूछा है, ओपनिंग कैपिटल का। अब ओपनिंग कैपिटल का हम लोग 11th 12th में तो जब हम अकाउंटिंग करते थे, वो ओपनिंग कैपिटल जब ट्रायल बैलेंस और P&L बनाते थे, तो ओपनिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, राइट हो जाएगा। Objective of energy management and audit invariably includes which of the following in business enterprise। अब एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में, एनर्जी ऑडिट होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या आता है, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ये भी सही है, मतलब कॉस्ट को कम करना एनर्जी कंजप्शन की। मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, वेस्टेज को भी कम करना। स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड हेल्थ केयर, ये नहीं होगा क्योंकि ये इन्वायरमेंटल ऑडिट से रिलेटेड होता है। मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये भी सही है कि अगर एनर्जी को हम सेव करेंगे तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी कम कर सकते हैं। तो A, B एंड D, A, B, D किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सीक्वेंस क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम स्टैंडर्ड एक कॉस्ट का एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। फिर हम क्या एक्चुअल कॉस्ट निकलती है। फिर एक्चुअल कॉस्ट निकलने के बाद क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ। तो हम ये जब हम चारों पांचों, अगर हमें पूरा प्रोसेस भी नहीं पता है, तो हम आंसर में जो ऑप्शन है उसके बेसिस पे भी हम आंसर निकाल सकते हैं कि ए किस में, A, B, D किस में आ रहा है, A, B, D, A, B तो सब में आ रहा है, और A, B, D ये इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम पूरा देखे बिना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सी में क्या हुआ है, फिर हम जब एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते, फिर आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएंस का। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद डिस्पोज ऑफ वेरिएंस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर्स। तो C एंड E यह आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के सभी हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, पारी फर्स्ट एंड पारी सेकंड के। नेक्स्ट हमारे यूनिट आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट आएगा। अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2020 में आए थे, वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।